अभी तक अपन ने बाजीराव पेशवा को पढ़ लिया था। मराठों में अगर कोई सा सबसे महान पेशवा रहा तो वो कौन था? बाजीराव। मैंने बताया आप लोगों को कि 20 साल की आयु में तो क्या बन गया? वो पेशवा बन गया। 20 साल खुद पेशवा पद पर रहा। उस 20 साल के पेशवा पद के कार्यकाल में उसने टोटल 41 युद्ध लड़े, 41 के 41 विजय रहा। उसकी युद्ध पद्धति इतनी प्रख्यात हुई कि उसकी युद्ध पद्धति आज भी कहाँ पढ़ाई जाती है? अमेरिका में। अमेरिका का जो सैन्य विभाग है वहां। बहुत महान रहा होगा। अति युद्ध लड़ लिए, अति थकान के कारण, घावों के कारण। उसकी मौत कब हो गई? तो 1740। उसके बाद में जो पेशवा बन रहे हैं वो उसके बड़े पुत्र हैं। अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी हो, किसने देखी है? एक आपने ही देखी, बाकी किसी ने नहीं देखी। एक आपने भी देखी है, थोड़ी बहुत देखी है। तो आपको एक ध्यान में होगा, एक व्यक्ति जो मस्तानी को गिरफ्तार करके ले जाता है, आ रहा है ध्यान में? है ना? वो उन्हीं का बड़ा पुत्र है। उसका एक और नाम नाना साहिब भी है। नाना साहिब करते हैं। एक थप्पड़ भी पड़ता है उसको मूवी में। वही है, बहुत महान पेशवा है वो भी। तो अपन किसको पढ़ रहे हैं? बालाजी बाजीराव या नाना साहेब। ये वो वाले नाना साहिब नहीं है ना? ये नाना साहिब कौन है? बालाजी बाजीराव। इनके इसमें एक पॉइंट लिख लेना कि इनके समय मराठा साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पे था। मराठा साम्राज्य की सीमाएं अटक से कटक तक थी। इनका झंडा कहां से अटक से कटक तक फहरा रहा था। किसके समय? नाना साहिब बालाजी बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। कई बार प्रश्न आ सकता है ना, हमको पता है कि यार सबसे महान पेशवा कौन है, तो कौन है? बाजीराव। प्रश्न आएगा कि मराठा साम्राज्य अपने चरम पर किस पेशवा के समय था, तो अपन गलती से क्या लगा के आएंगे? हमेशा बाजीराव ही लगाएंगे ना कि सबसे महान वो है तो उसी के समय रहा होगा। पर ऐसा नहीं। असल में किसके समय रहा है? बालाजी बाजीराव के समय। क्योंकि उनको जितना फैलाना था फैला दिया, उसके बाद में भी इन्होंने खूब फैलाया। अपन हमेशा जब भी पढ़ते हैं किसी पेशवा को तो उसके संबंध सबसे पहले किससे दिखाते हैं? निजाम से। तो निजाम के साथ में उसके संबंध देखते हैं। निजाम से कैसे संबंध है इनके? निजाम के साथ में संबंध सबसे पहले तो भलकी की संधि कर रहे हैं निजाम से जाके। आए बताया कि यार मैं पेशवा बना हूं। सलावत जंग उस समय कौन था? तो निजाम था। अपने बारे में बताया, दोनों के बीच संधि हो गई। संधि में जो मराठा हैं उनको फायदा हुआ। उन्होंने कुछ और क्षेत्र में चौथ की मांग करी। चौथ मैंने टैक्स बताया था आप लोगों को, जिसको गुंडा टैक्स भी बोलते हैं। वो लेने की मांग करी, सलावत जंग को मानना पड़ा। तो पहला आप लिखेंगे भलकी की संधि, ये 1752 में हो रही है। अच्छा, इनका समय भी लिख लो है ना, कार्यकाल। इनका कार्यकाल 1740 कब? जब बाजीराव पेशवा का देहांत हुआ है। वहां से लेकर 1761 में बहुत बड़ी घटना हो रही है। कौन सी घटना हो रही है? पानीपत का तृतीय युद्ध। उसके गम में ही मरेंगे। सब सही था, पता चले पानीपत का युद्ध हुआ, हार गए, उसके गम में इनकी मृत्यु होगी। बहरहाल पहली संधि हो रही है भलकी की संधि निजाम के साथ। ये है 1752 की। एक तरफ कौन है? बालाजी बाजीराव, और दूसरी तरफ कौन है? सलावत जंग। फिर सिंदखेड़ का युद्ध हो रहा है। जब इनको लगा कि यार सलावत जंग नहीं मान रहा है तो इन्होंने इनके खिलाफ युद्ध छेड़ा, सिंदखेड़। और इसका सन है 1757।
फिर वापस कौन है, इस साइड कौन है, बालाजी, और यहां पे भी कौन है, सलावत जंग। कंपटीशन में से प्रश्न आते हैं कि किसके समय कौन सा निजाम रहा है। आपके ध्यान में रहे कि यार बालाजी के समय कौन रहा है, सलावत जंग रहा है। फिर कौन जीतेंगे, बालाजी, और कई सारे क्षेत्र किससे मांग लेंगे, सलावत जंग से। मराठा साम्राज्य दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा। फिर एक और युद्ध होगा, उदगीर का युद्ध 1760। वही दोनों, बालाजी और सलावत जंग। कौन जीता इसमें, बालाजी और सलावत जंग। समझ में आ गए, कुछ भी नहीं, बस याद रखना है कि पेशवा उस समय निजाम कौन था, सलावत जंग। जब पेशवा कौन थे तो बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव किसके पुत्र हैं, तो बाजीराव पेशवा के, बाजीराव प्रथम के। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक रटने जैसी चीज है, ज्यादा समझने जैसी चीज नहीं है। ध्यान में रखो तो भी ठीक है, बस इतना पॉइंट ध्यान में रखना है कि बालाजी बाजीराव के समय सलावत जंग था। बाकी बहुत ज़्यादा अगर कोई डीप एग्जाम रहेगी जिसमें डीपली इतिहास पूछते हो तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है यहां से। क्या हो रहा है, 1749 में एक बहुत बड़ी घटना हो रही है। 1749 इस घटना ने भारत के पूरे इतिहास को, इसके नक्शे को बदल के रख दिया। बाजीराव आए थे दिल्ली, पर बाजीराव ने समझौता नहीं करा था। वो अपनी मांगे मनवा के और लेके आ गए थे लूटपाट करके। वो इसलिए नहीं गए थे कि यार मैं दिल्ली पे राज करूं, कब्जा करूं, उनकी इच्छा नहीं थी। और जब ये अभी जो बालाजी बाजीराव है, उनको ऐसा लगता है कि अब अपन उस स्थिति में है कि अब अपन दिल्ली में राज कर सकते हैं। पर समस्या एक बहुत बड़ी है कि आप दिल्ली में एक बार घुस तो जाओगे और फिर दिल्ली की राजनीति में फंस जाओगे। होते हैं ना कुछ लोग कि बस आपको अपना बताएंगे, पीठ पीछे आपके साथ धोखा करेंगे। दिल्ली की व्यवस्था ऐसी थी, दिल्ली की राजनीति ऐसी थी कि आप अगर एक बार उसमें घुस गए तो फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। यहां पे मराठों ने गलती कर दी। मराठों ने क्या करा कि 1749 में रघुजी भोसले जो कहां गए थे, बंगाल, उन्हीं को अभी जाएंगे बंगाल। अपन ने 51 में बंगाल भेजा था, अभी 49 है, पहले ही दिल्ली जाएंगे। कौन जाएंगे, रघुजी भोसले। अभी शासक है यहां पे शाह आलम। देखो स्थिति को समझो, रघुजी भोसले के आने से पहले दिल्ली पर प्रभाव किसका है, अफगानों का है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि दिल्ली में मुसलमान सिर्फ मुसलमान नहीं होते हैं, मुसलमानों में अलग अलग गुट बने हुए थे उस समय। एक भारतीय मुसलमानों का अलग गुट था, एक तुर्की मुसलमानों का अलग गुट था, एक अफगानी मुसलमानों का गुट था और एक ईरानी मुसलमानों का गुट था। मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में। अभी जो प्रभाव है दिल्ली में वो किनका है, तो अफगानी मुसलमानों का है। इस समय दिल्ली पर प्रभाव किनका है, तो अफगानी मुसलमानों का, अफगानी मुसलमानों का है। और अफगानी मुसलमानों में भी एक व्यक्ति है नजीब खान। नजीब खान, इसको नजीबुद्दौला भी बोलते हैं, नजीब खान इसका नाम है। ये इसको नजीब खान ही लिखना क्योंकि पठानों में खान ऐसे ही लगाते। ये जो नजीब खान है इसका प्रभाव दिल्ली पे पूरा पूरा है। शाह आलम जो दिल्ली का शासक है, मुगल बादशाह है। आपको तो बस मुगल बादशाह औरंगजेब तक याद होंगे, उसके बाद में भी रहे मुगल बादशाह, पर इतने इंपोर्टेंट रहे नहीं है तो हमको ध्यान में नहीं है। बहुत बड़ा क्रम है इनका, मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तब इनको पढ़ाएंगे। बहरहाल इतना जानते रहो कि शाह आलम इससे बिना पूछे कुछ भी नहीं कर रहा है। जो नजीब खान बोलता है वैसा ही क्या करता है, शाह आलम करता है।
नजीब खान कौन है? अफगानी है। मेरी बातों पे ध्यान देना, नजीब खान कौन है? अफगानी है। क्योंकि आप फिर रिलेट कर पाओगे कि पानीपत के तीसरे युद्ध का कारण क्या है। रघुजी भोसले किसके पास में जाएंगे? शाह आलम के पास में जाएंगे, उसको बोलेंगे कि मेरे को कितने चाहिए? 50 लाख रुपए चाहिए। मैं आपसे 50 लाख रुपए लूंगा, उसके बदले आपकी सुरक्षा की गारंटी किसकी है? मेरी। मतलब अब दिल्ली के बादशाह की सुरक्षा की गारंटी किसने ले ली है? मराठों ने। इसको रहने देंगे क्या आप मराठे? इसको तो भगाएंगे ना। कि अब सलाह कौन दिया करेंगे? हम दिया करेंगे, आप अपने घर जाओ चलो। दो घटनाएं हुई है। एक 50 लाख के बदले क्या हो गया? मराठों को दिल्ली के बादशाह की सुरक्षा की इजाजत मिल गई। दूसरी घटना यह हुई कि अब मराठे दिल्ली की राजनीति में फंस गए। अब दिल्ली पे कुछ भी होगा जिम्मेदारी किसकी बनेगी? मराठों की, राइट। तीसरी चीज क्या हुई कि अफगान नजीबुद्दौला या नजीब खान, इसको क्या करा? अपदस्थ कर दिया है। अपदस्थ मतलब नौकरी से हटा दिया। अरे भाई अब तेरा काम ही नहीं है, ट्रांसफर ले लो, चले जाओ। वैसी स्थिति हो गई है, जाना पड़ेगा। कोई और आ गया है आपकी जगह, जाना ही पड़ेगा ना। कोई और आया तो जाना पड़ेगा। मुगल बादशाह माना हुआ है, यहां तक समझ में आया। देखो भारत का मैप देखोगे तो चीजें और समझ में आएगी, और ज्यादा चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएगी जब आप भारत के मैप को समझोगे। कुछ कुछ ऐसा है। कुछ कुछ ऐसा है भारत, सही है। यहां से एक देश है, उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। ये यहां पे एक देश है, उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। इतना सबको पता है, कोई डाउट तो नहीं है। ये रही, अगर ज्यादा गहराई से देखोगे तो ये रही, ये भारत है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है। अपने को इन तीन देशों से ही काम है। उस समय जो पंजाब का क्षेत्र था बहुत बड़ा था। ये दिल्ली है, दिल्ली, यहां पे मराठे आ गए हैं दिल्ली में। ये जितना क्षेत्र है ईरान से लेके यहां तक, इस पे किसका शासक है? तो अफगानों का शासक है। अफगान। और अफगानों में भी जो इनका हेड है उसका नाम क्या है? अहमद शाह अब्दाली। अब्दाली। ये जो बीच का क्षेत्र है ये क्या है? पंजाब। अभी जो पंजाब है सिर्फ भारत के पास में नहीं है, पाकिस्तान के पास में पंजाब है, आपको पता है? लगभग उनका पंजाब अपने से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो ये क्षेत्र काय का है? पंजाब का। ये काय का क्षेत्र है? पंजाब। और ये जितना बड़ा क्षेत्र है ये किनका क्षेत्र है? मराठों का। ये सब किनका क्षेत्र है? मराठों का। अब ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि जब दिल्ली में मराठे घुसे हैं, उन्होंने दिल्ली के क्षेत्र को क्या कर लिया? अपने नियंत्रण में ले लिया कि अब हम जो जो बोलेंगे वो दिल्ली का शासक करेगा। कुल मिला के इनडायरेक्टली दिल्ली पे भी अब किसका अधिकार है? मराठों का अधिकार। मराठों ने नजीबुद्दौला या नजीब खान, जो कौन है? अफगान है, उसको यहाँ से भगा दिया। अब जब वो दिल्ली से भगाएंगे तो दिल्ली के पास में क्या पड़ता है? पंजाब। जस्ट टच है पंजाब दिल्ली के, बहुत अंतर नहीं है। यहाँ पे पंजाब में जिसका शासन था उसका नाम था तिमूर। क्या नाम था? तिमूर। और ये तिमूर बेटा है किसका? अहमद शाह अब्दाली का। किसका बेटा है? और अहमद शाह अब्दाली कौन है? अफगानिस्तान का राजा, शासक। जब मराठे अपने चरम पर हैं, जब तुम चरम पे होते हो, झगड़ा हो गया है, सामने 2 लोग हैं,
और तुम 10 लोगों को लेके गए हो, तो झगड़ा किससे? ए से है, 2 में से एक से झगड़ा है, उसके तुमने झापड़ मार दिया खींच के। अब पास वाला तुमको घूर रहा है, उसको छोड़ोगे क्या? 10 लोग हैं तुम्हारे साथ, बोले कि लगे हाथ तो इसकी भी दे लो, और तो तुम्हें हिम्मत नहीं है। पर जब 10 लोग तुम्हारे साथ में रहेंगे तो उसको भूत बुरा मारोगे कि नहीं मारोगे? मारोगे ना। ये क्या कर लेगा, 10 गाली भी दे के आ जाओगे, तेरे में जो कर लेना, करोगे ना। इन्होंने भी यही कर दिया, दिल्ली को लिया सो लिया, इन्होंने काय पे आक्रमण कर दिया जाते जाते पंजाब। पंजाब से किसको भगा दिया? तिमूर को। तिमूर किसका बेटा है? अहमद शाह अब्दाली। अब 2 अफगानों को दिक्कत आई है, एक तो तिमूर जो अहमद शाह अब्दाली का बेटा है, दूसरा अफगान कौन है? नजीब खान। अच्छा, नजीब खान का जो मैटर है ना, नजीब खान का शासन यहाँ पे है देखा जाए तो, इस क्षेत्र में, पर है तो अफगान भाई भाई रहेंगे ना, जैसे अपन भारतीय हिंदू भाई भाई करते हैं ना, वैसे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और घटना देखना, फिर अपन पानीपत पे आ जाएंगे। एक और घटना ऐसी हो रही है कि 1751 में यहां मैटर सुलझा के दिल्ली से, और ये सीधे यहां नहीं आए महाराष्ट्र में। रघुजी भोसले महाराष्ट्र में नहीं गए, वो कहां चले गए? सीधे बंगाल। 1751 रघुजी भोसले कहां जा रहे हैं? बंगाल गए। यहां पे शायद शासक अलीवर्दी खान था, और इसको क्या समझाया? तो इसको बोला कि देखो, ये बंगाल में गए, बंगाल मतलब इस समय वो अभी वाला बंगाल नहीं, ये पूरा क्या था? बंगाल, ये पूरा बंगाल था। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों मिलके क्या बनते थे? बंगाल प्रांत। तो बंगाल में कहां से एंट्री करी? यहां से घूम के गए और यहां से एंट्री कर दी। एंट्री करी, पूरे के पूरे उड़ीसा को लूटपाट मचा के रख दिया, जो वहां के सैनिक थे उनको मार काट कर दी। अब भयंकर डर है। अलीवर्दी खान बोले यार, इनसे मराठों से क्या दुश्मनी कर रहे हैं यार। तो मराठों क्या करा? एक तो क्या करा कि उनको बहुत पैसा दिया, मैंने उसमें बता रखा था नोट्स में कितना पैसा दिया। उसके अलावा क्या करा कि उड़ीसा की क्या दे दी? चौथ। उड़ीसा की चौथ का अधिकार, कि आप जाओ उड़ीसा में जितना भी टैक्स आएगा, उड़ीसा नाम के लिए हमारा है, पर टैक्स कौन लिया करोगे? मराठे लेंगे, आप ले। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? 3-4 घटनाएं साथ में हो रही है। ये घटना पहले की है, ये कब की है? 49 की है। 52 मतलब इसके 2 साल बाद रघुजी भोसले क्या कर रहे हैं? बंगाल जाएंगे, लूटेंगे, चौथ लेके आएंगे, ठीक है। वापस आके कहां चले गए? महाराष्ट्र में। व्यवस्थाएं जम गई। यहां तक कोई डाउट है क्या? फिर अपन आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया पूरा सीन? पहले अपन ने क्या देखा? तो निजाम के साथ संबंध देखे, कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रख लें, सलावत जंग निजाम था उस समय, और कुछ इंपॉर्टेंट। दूसरी घटना है अपन ने क्या देखी है यहाँ पे, कि अपन ने देखा है कि मराठे अब इतने ज्यादा ताकत में है, इतने ज्यादा गुरूर में है, उनको लगता है कि यार अपन पूरे भारत को जीते। लक्ष्य भी उनका यही था कि हिंदू स्वराज की स्थापना करनी है, पूरे राष्ट्र पे शासन करना है। तो उसके लिए वो कहाँ गए? दिल्ली गए। दिल्ली का जो शासक है, शासक का नाम क्या है? शाह आलम। शाह आलम को समझाया, अपने पक्ष में करा, बोला कि हम 40 लाख रुपए तुमसे लिया करेंगे वार्षिक, उसके बदले तुम पे कोई हमला करेगा तो किस पे माना जाएगा? हम पे हमला। इस दिल्ली की राजनीति में फंस गए। ये वैसी ही बात है कि तुम अपने पड़ोसी को बोल दो कि अगर तेरे से कोई लड़ेगा तो हम पे हमला माना जाएगा, और तुम्हारा पड़ोसी आवारागर्दी करता फिरे। आवारागर्दी करेगा, जूते तो खाएगा, फिर जब वो जूते खाएगा तो और कौन आएगा खाने के लिए? अपने को भी जाना है। अपन ने वादा करा है उससे कि 2 जूते पड़ेंगे तो एक तू खाएगा, एक मैं खाऊंगा। तो बस यहाँ ये राजनीति में फंस गए। अब पानीपत का युद्ध आप हेडिंग डालिएगा, जो अपने को आज मेन टॉपिक पढ़ना है, मैंने आपको उसका रूपरेखा बता दी। देखिएगा पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध है ना। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। पहले कारण जान लें, इसका मूल कारण क्या है? इस युद्ध का मूल कारण क्या है? तो मूल कारण है मराठों का विस्तारवादी नीति। कभी कोई पूछे कि इसका मूल कारण क्या है, तो मूल कारण मराठे।
मराठों की मूल कारण क्या है? तो मराठों की विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति कैसे है बेटा? तो जब समझौते के लिए क्या बोलते हैं, इधर तो रहेंगे जो पेशवा भेजेगा जिनको समझौते के लिए, विश्वास राव, सदाशिव राव, उन दोनों को, और इधर कौन रहेगा? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली बोलेगा दिल्ली में खड़ा होकर, एक बार लड़ाई से पहले समझौते होने की गुंजाइश रहती है ना थोड़ी सी, तो अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा के जो पेशवा हैं उन्होंने जो प्रतिनिधि भेजे हैं सदाशिव राव, वो आपस में बातचीत करेंगे और सदाशिव राव बोलेगा अहमद शाह अब्दाली से कि आप अपने जाओ, हमारा क्षेत्र है, हम नहीं छोड़ेंगे। अहमद शाह अब्दाली एक बार ऑफर देगा कि ये जहां जमीन पे खड़ा हुआ हूं मैं, उससे लकीर खींच दे, जहां मैं खड़ा हुआ हूं वो हिस्सा मेरा, जहां तू खड़ा हुआ है वहां से जितना दक्षिण का हिस्सा है सब तेरा। पर मराठे क्या है? मराठे विस्तारवादी। वो 1 इंच भी भूमि छोड़ने के लिए तैयार है क्या? अपने चरम पे है वो जिनको चाहे उनको घुटने टिका देते हैं, उनके घोड़ों की ताप हर जगह सुनाई दे रही है। उन्होंने दक्षिण में निजाम को रोंद के रख दिया। जब आप इतनी ताकत रखोगे तो आप किसी की सुनोगे क्या? आगे भी नहीं सुनेंगे, वो हार का कारण भी बनेगा। देखते हैं मूल कारण क्या है? मराठों की विस्तारवादी नीति है। फिर समझो, ये यहां तक आ गए हैं मराठे, पंजाब पे कब्जा कर लिया। पंजाब पे जब कब्जा करेंगे तो ये लाइनें और खींचनी पड़ेगी। अब इनकी और इनकी सीमा टकरा रही है कि नहीं टकरा रही है? टकरा रही है ना। पता नहीं चल रहा है ना किसकी कौन सी सीमा है, युद्ध की स्थितियां बन रही है ना। ये युद्ध का कारण मराठे विस्तारवादी नीति वाले हैं। ये तो क्या हो गया मूल कारण। और तत्कालीन कारण क्या है? उस समय का कारण क्या है? तो तत्कालीन कारण मैंने नाम बताया था ना, नजीब-उद-दौला, नजीब खान। नजीब खान कौन है? अफगानी। तो नजीब खान बोलने के लिए नहीं जाएगा क्या? वो अहमद शाह अब्दाली के पास में नहीं जाएगा क्योंकि मैं भी अफगानी, आप भी अफगानी। आपने मेरे को बिठाया था, ध्यान में हो तो, अपन मिले थे उस दिन, समाज का काम था। तो अपन तो एक ही भाई भाई ही हैं। मेरे को अपमानित करा है मराठों ने, मेरे को भगा दिया, तो मेरे को भगाया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप भी अफगान हो, मैं तो आपकी शरण में आया हूं, करता धरता तो आप ही हो। तेज चल रहा है वो मराठे, तो मेरे को बचाने आओ। बोला कि इस बात तो सही है यार, अपने रहते इतने तेज किस चल रहा है यार, अपने वाले लोगों से चल रहा है। अब कौन आएगा बीच में? अहमद शाह अब्दाली। फिर एक और बात भी तो है, इसके खुद के बेटे को भी तो परेशान करा है, तैमूर। ये तैमूर वाला तैमूर नहीं है ना, तैमूर लंग अलग है। तैमूर या तिमूर, इसके दोनों नाम है, तैमूर या तिमूर, कुछ भी मिल जाए ना। तिमूर भी आया, पापा 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 मेरे को भगा दिया वहां से, पंजाब से मराठों ने, अदीना बेग को बिठा दिया है वो मेरी जगह। समझने की कोशिश करना, मराठे सच में राजनीति में फंस गए हैं। पंजाब में असलियत में किसको देना चाहिए था अधिकार? सिखों को। सिख ज्यादा करीब है ना हमारे सांस्कृतिक तौर पे, इसने किनको दे दिया? अदीना बेग को दे दिया। अदीना बेग खुद भी कौन है? एक मुसलमान। अब आप जब लड़ने के लिए आओगे तो आप इस आह्वान पे कैसे आओगे कि अपनी लड़ाई मुसलमानों से, जबकि मुसलमान तो कह देंगे कि अपनी लड़ाई किनसे है? हिंदुओं से। तो जितने मुसलमानों के सब इकट्ठे हो जाएंगे मराठों के खिलाफ, और मराठा भी ये कहने लायक नहीं बचे, क्योंकि जब उन्होंने पंजाब पे अधिकार करा तो उनको किसको हिस्सा देना चाहिए था? सिखों को। पर उन्होंने किसको हिस्सा दे दिया? अदीना बेग को। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। वो गुरूर में चूर हैं। अब दो हैं, एक तरफ मराठे हैं, दूसरी तरफ कौन है? अफगान। दोनों ने अपनी अपनी सेनाएं तैनात कर दी। जो अफगानों में है, ये मराठों में है। एक सदाशिव भाऊ है, सदाशिव राव।
और दूसरे विश्वास राव। विश्वास राव कौन है? तो बेटा है, किनका बेटा है? तो बालाजी बाजीराव का बेटा। और ये जो सदाशिव राव हैं वो कौन है? तो इनके भाई हैं बाजीराव, बालाजी बाजीराव, मतलब अंकल है इनका। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? दोनों युद्ध में जा रहे हैं। युद्ध में जाने से पहले अभी चल रहे हैं, दोनों अपनी तैयारी करके यहां से यहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये यहां से यहां जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ज्यादा घिचपिच तो नहीं हो गया? उधर बनाऊं क्या? जरूरत तो नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे हैं। दिल्ली, पानीपत कहाँ है? दिल्ली के पास में है ना। और ये दक्षिण से सेनाएं लेके कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली में। अब इतने गुरूर में चूर हैं कहें तो, किन लोगों ने क्या करा? जो पेशवा हैं बालाजी बाजीराव, उन्होंने बोला कि किस लिए जा रहे हो? बोले युद्ध के लिए जा रहे हैं। अफगान का एक शासक है अहमद शाह अब्दाली, उसने सेनाएं तैनात कर दी है, युद्ध की पूरी स्थिति है, और वो हमला काय पे करेगा? दिल्ली पे। और दिल्ली की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। तो अपने को लड़ना पड़ेगा। तो बालाजी बाजीराव बोले कि ठीक है, जाते रहे हो, एक काम करो ना, बीवी बच्चों को, परिवार को भी लेते हुए जाओ। तो सदाशिव भाव पूछे क्यों? तो बोले कि इनके दर्शन हो जाएंगे, तीर्थ वीरथ कर लेंगे, जा ही रहे हो। मराठे हारे नहीं थे, उनको हारना पता भी नहीं था। खुद एक बार सोच के देखो, तुम युद्ध पे जा रहे हो, बच्चों को बूढ़ों को लेके जा रहे हो। ये मराठों ने करा। औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को काय के लिए लेके जा रहे हैं? तीर्थ के लिए, कि गंगा नहा लेंगे पास में होते हुए, काशी के दर्शन कर लेंगे, ऐसे घूम फिर के अयोध्या के दर्शन करते हुए फिर आ जाएंगे। ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब मराठे निकले हैं, नेतृत्व कौन कर रहे हैं? सदाशिव राव और विश्वास राव। ये जब जाएंगे तो भरतपुर में रुकेंगे। सबसे पहले कहां रुकेंगे? भरतपुर में। भरतपुर का शासक है जिसका नाम है सूरजमल जाट। क्या नाम है? सूरजमल जाट। सूरजमल जाट बहुत महान शासक, बहुत महान। जाटों का यूसिक्लिस बोलते हैं उसको, बड़ा फेमस है। एक बार किसी मुगल बादशाह ने उसके लिए ऐसा बोल दिया था कि तुम्हारे यहाँ से तो औरतें ले आएंगे हम, कुछ कर नहीं पाओगे। औरतों का अपमान करा था। तो सूरजमल जाट दिल्ली में जाके खड़ा हो गया था अपनी सेना लेके कि मैं सूरजमल जाट नहीं, मेरी जाट नहीं रह गई, तेरे से हो तो ले जाके दिखा दे। दिल्ली की सेना बाहर नहीं निकली थी उसके डर से। इतना भयंकर आदमी था, खूब दम रखता था सूरजमल जाट। किसके पक्ष में था? मराठों के पक्ष में था। सूरजमल जाट ने कुछ सलाहें दी मराठों को कि आप इस सलाह माननी पड़ेगी आपको मेरी। एक तो ये सलाह है कि जितने लोग आपके साथ में जा रहे हैं इनको पानीपत में मत लेके जाओ। आप औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को पानीपत में मत लेके जाओ, इनको मेरे यहां छोड़ दो। मैं जहां रहता हूं भरतपुर में छोड़ दो। देखा है राजस्थान का जिला है भरतपुर, आखिरी जिला है कोने का, वहां छोड़ दो। अपन अब सेना लेके चलते हैं, युद्ध करेंगे। दूसरी चीज, आमने सामने की लड़ाई मत लड़ो। उनके पास तोपखाना अच्छा है, हो सकता है कभी जीत जाए, तो खुला मैदान है। अपन मराठे हैं, मैं जाट हूं, हमारी तो चलो आदत भी है खुले में लड़ने की, आपकी तो आदत ही नहीं खुले में लड़ने की। आप तो बाजीराव से सीखे हुए हो, बाजीराव को भी खुले में लड़ा है क्या? वो तो अलग अलग टेक्टिक्स से मारता था, जिसको अपन बोलते हैं गुरिल्ला युद्ध पद्धति। आएगा, मारेगा, फिर भगेगा, फिर मारेगा, आके इतना कमजोर कर देगा कि आपकी इच्छा हो जाएगी घर चले जाओ, लड़ तो रही नहीं है। अपन सुबह की तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, और रात को आके खेमे जला के चले जाते थे, लूटपाट करके चले जाते थे। ये मराठों की पद्धति थी। मराठे, सूरजमल ने मना करा, अपनी पद्धति ही अपनाओ, नए नए प्रयोग मत करो, बड़ा युद्ध है। फिर इनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि कुछ पहन लो ढंग का, और ये जो आपके आसपास के क्षेत्र है ना, उनको बोलो, उसको पहले मजबूत करो, उनसे सहायता मांगो। बोला अरे यार, हम मराठे हैं, ये हार वार क्या होता है? क्या ये शब्द हमने सुना ही नहीं है इसके पहले, क्या होता है? हमको जरूरत है क्या इन सब चीजों की? गलती कर दी, सूरजमल जाट की बात नहीं मानी। सूरजमल जाट की बात नहीं मानी, सूरजमल ने क्या कर दी? हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं युद्ध में नहीं, आप जानो, आपका काम है। यहां तक समझ में आया?
एक घटना हो रही है। क्या घटना हो रही है कि सूरजमल कौन हो गए, आउट हो गए। बोले कि मैं नहीं खेल रहा, तुम तुम्हारे खेलो। अफगानों में इकट्ठे होते जा रहे हैं इस्लाम के नाम पे। ये युद्ध का है, जिहाद का युद्ध है। ये सिर्फ मेरा और मराठों का युद्ध है ही नहीं, ये तो अल्लाह का युद्ध है। ये मैं थोड़ी लड़ रहा हूं क्या, ये ईश्वर खुद लड़ रहा है कि तुम काफिरों के खिलाफ नहीं लड़ोगे। तो जो लोग कभी मराठों से हेल्प मांगा करते थे वो सब क्या हो गए, एक हो गए इस्लाम के नाम पे। एक शासक है जिसका नाम है शुजाउद्दौला, नाम सुना होगा आप लोगों ने, शुजाउद्दौला है ना, अवध का शासक था। शुजाउद्दौला को एक समय बहुत बेइज्जत करा था अफगानों ने। क्या बोल के बेइज्जत कराया था कि तू नीच जात का है, तेरी जाति क्या है, नीच है, क्योंकि तू अफगान नहीं है इसलिए तू क्या है, नीच है। अब वो हेल्प के लिए किसके पास में जा रहे हैं, अफगान शुजाउद्दौला के पास में। देखो समझने की फिर से कोशिश करना, ये मिटाऊं क्या, शुजाउद्दौला का क्षेत्र ये वाला है, दिल्ली के पास वाला। अगर आपको खाने की रसद चाहिए, सामान चाहिए, युद्ध के लिए सेनाएं बैठी रहेगी तो खाओगे क्या, तो आपको रसद की जरूरत तो पड़ेगी। अब जितनी रसद जाएगी किसके पास, अफगानों के पास में, यहां से जाएगी, शुजाउद्दौला देगा। मराठी भी गए शुजाउद्दौला के पास में कि बोल देना मत। शुजाउद्दौला ने किसकी मानी पर, अफगानों की, क्योंकि बात काय पे आ गई थी, धर्म पे बात आ गई। मराठे बोल सकते हैं क्या धर्म का, बोल नहीं सकते। सिखों को दिया आपने अधिकार, नहीं दिया। और देखो यहां पे पहले अपन अफगान लिख देते हैं कि अफगानों की तरफ में कौन कौन था। तो पहला हेड कौन है इनका, अहमद शाह अब्दाली, जो आ रहा है आक्रमण करने के लिए। कौन है, अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली, पहला कौन है, अब्दाली। दूसरा कौन है, मेन षड्यंत्रकारी कौन है, नजीबुद्दौला, बहुत चालाक आदमी, बहुत चालाक। हाँ वही मेन चालाकी वही दिखा रहा था। अरे यार आप कैसे इसकी, वो तो मना कर रहा था। जब देखो अहमद शाह अब्दाली को चाहे कितनी गाली दे लो, हमारे लिए तो बहुत बुरा था वो, राष्ट्र के लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत महान था। मतलब व्यक्तिगत तौर पे इतना महान था कि उसने अफगानिस्तान की गरीबी दूर कर दी थी, भारत से लूटा और अफगानिस्तान में बांटा था। तो अपन चाहे उसको कुछ भी बोले, अपने देश के लिए जिया। वो तो समझौता भी करना चाह रहा था कि मैं मराठों से समझौता भी कर लूंगा, मेरे को पता है मराठे बहुत महान है। और बीच में कौन आया, ये नजीबुद्दौला आया था। अरे क्या कर रहे हो, मेरे को दिल्ली से भगाया, भूल गए क्या, आपका छोरा रो रहा है वहां कोने में, पंजाब से भगाया उसको। ये करने वाला कौन था, नजीबुद्दौला, बहुत चालाक। नजीबुद्दौला, नजीब खान, कुछ भी लिख सकते हैं ना, खा दौला जो भी लगाना हो लगा लेना। ये हो गए। फिर एक बेटा भी था, बेटे को भगाया था ना, क्या नाम था, तैमूर या तिमूर, तैमूर या तैमूर। फिर और भी लोग थे, इनमें तो इकट्ठे पे इकट्ठे होते जा रहे हैं। फिर जो मोहम्मद खां बंगश है उसके साथी लोग, फिर अपन ने एक और बताया, सारी जो भी सुविधाएं हैं, खाने का सामान, वो कहां से आ रहा है, शुजाउद्दौला के यहां से आ रहा है। ये सब तो कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, और एक व्यक्ति को करते में शर्म नहीं आई। वो व्यक्ति कौन है, तो यहाँ का शासक कौन है, शाह आलम। शाह आलम के लिए तो लड़ रहे हैं मराठे, उसको बचाने के लिए। और शाह आलम किसका साथ दे रहा है, अफगानों का। बात वही धर्म पे आ गई ना। शाह आलम इनडायरेक्टली किसके सपोर्ट में है, तो अफगानों के सपोर्ट में। सामने से बोल नहीं पा रहा, सामने बोले तो फिर पड़े उसके, मतलब बोल नहीं सकता, कैसे बोले। तो ये देख लो, समझ में आया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा। क्या हो गया, युद्ध की पूरी संभावनाएं बन गई। मराठों ने सेना भेजी है उत्तर की ओर, इसने दक्षिण की ओर सेना भेजी है, अहमद शाह अब्दाली ने। दोनों की सेना मिलने वाली है, पर उसके पहले भरतपुर में रुके हैं आराम करने के लिए, नाश्ता करने के लिए। और उस बीच में भरतपुर का शासक कौन है,
सूरजमल जाट है, सूरजमल जाट ने अच्छे से समझाया कि देखो मत करो, पर सूरजमल जाट की मानी है क्या? नहीं मानी। इधर ये जब दक्षिण में आ रहे हैं तो इन्होंने सारे मुसलमानों को एक कर लिया है, ऐसे मुसलमानों को भी एक कर लिया है जिसको जाति के नाम पे निम्न मानते थे, कभी इन्होंने अपमान करा था जाति के नाम पे। उसका क्या नाम है? शुजाउद्दौला, जिसके लिए लड़ रहे हैं मुगल बादशाह शाह आलम, वो खुद भी अंदर अंदर किसकी तरफ है? तो अफगानों की तरफ है। किस लिए? इस्लाम के नाम पे। यहां तक कोई डाउट है बेटा आपको? यहां समस्या थोड़ी धर्म की आई, यहां पे थोड़ा तेज चलने वाली बात है कि इनको इतना ज्यादा अभिमान हो गया कि ये लोग तैयार नहीं है किसी और की सुनने के लिए। सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। उसी बार अपन भी गलत हो सकते हैं, ये चीज समझना चाहिए। पर यहाँ पे यही समस्या आई है। यहां तक समझ में आया बेटा? आगे बढ़े। ठीक है, ये दिल्ली, ये भरतपुर, यहां से जितनी अफगान सेनाएं कहां आ रही है? दिल्ली की तरफ। और कहां आके रुकी है? पानीपत में। मराठों की सेना कहां है? यहां। अब क्योंकि इसने आसपास के एरिया जीत लिए, पहले कौन पहुंच गया है? तो पहले कौन पहुंच गया है अफगानों में? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली एक किला है, कुंजपुरा का किला, बहुत फेमस है। कुंजपुरा की लड़ाई, कहां की लड़ाई है? कुंजपुरा। कुंजपुरा दिल्ली के पास की एक जगह है, लिख लेना, कुंजपुरा की लड़ाई। मराठों के पास में एक बहुत बड़ी ताकत है, वो है गार्गी का तोपखाना है उनके पास। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? गार्गी। गार्गी, इस गार्गी के तोपखाने ने ये जो कुंजपुरा का किला है इस पे इतनी आग बरसाई, इतनी आग बरसाई कि यहां पे जो अफगान थे उनकी सबसे बड़ी हार थी। इतनी बड़ी हार थी कि वहां से जब अफगान निकल के आए तो ऐसे चलते हुए नहीं आए थे, दोनों पैरों पे चलते हुए आए थे। और क्या बोल रहे थे? गाय की आवाज निकालते हुए, क्योंकि उनको पता है कि एक मराठा गाय को कभी नहीं काटेगा। कुछ तो औरत बन के भगे थे कि कुछ ऐसा सलवार पहन लें, ढक लें खुद को, कि यार औरत के पीछे क्या भागेंगे मराठे। और बाकी क्या बन के आए थे? सब गाय, गाय की आवाज गूंज रही थी वहां पर, अम्मा अम्मा। क्योंकि एक मराठा कभी गाय को काटेगा क्या? नहीं काटेगा। उस डर से बहुत बुरी हार थी। ये जो साथ देने वाले लोग थे ना, ये सब घबरा गए थे, बोले कि गलती तो नहीं कर रहे हैं, हमको भी कहीं ऐसे ही तो नहीं भागना है। मराठे फिर उनका स्तर कहां हो गया था? सबसे ऊपर। उनके दिमाग में क्या था? कोई हरा सकता है क्या हमको? हमारे साथ क्या है? गार्गी का तोपखाना है, हमने हार देखी है। ये इसमें और ज्यादा उत्साह में आ गए मराठे। अब एक बहुत बड़ी समस्या आई। वो समस्या कैसे खड़ी हुई कि यहां ये जीत गए, इन्होंने बात नहीं मानी भरतपुर के सूरजमल जाट की। अब दोनों सेनाएं उल्टी तरफ खड़ी हो गई है, बिल्कुल। यहां एक नदी बह रही है इस तरफ, तो कौन हो गए? मराठा नहीं। इस तरफ कौन खड़े हुए हैं? तो इस तरफ अहमद शाह अब्दाली का, मतलब इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है। दक्षिण में ही आ गए हैं क्रॉस करते हुए, इनको आमने सामने भिड़न नहीं हुई। और उत्तर में कौन चले गए हैं? मराठे। ये यहां मराठे बैठे हुए हैं और यहां पे कौन बैठे हुए हैं? अफगान। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब यहां अफगान बैठे हुए हैं, यहां पे किनका शासन हो गया? अफगानों का। मराठों को खाना कहां से आएगा? मराठों को कोई खाना देने वाला है? नहीं। इनका खाना रुक गया, इसका खाना रुकेगा क्या? क्यों नहीं रुकेगा? यहां पे कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला इसको सप्लाई दे रहा है, पर इसको सप्लाई नहीं मिल रही मराठों के। मराठों को किससे उम्मीद थी? राजपूतों से उम्मीद थी
कि राजपूत शासक क्या करेंगे, उसको अनाज देंगे। पर राजपूतों ने क्या करे, हाथ खड़े कर दी कि तुम तो हमसे चौथ मांगते थे ना, दे तो दी थी चौथ लास्ट टाइम 25%, फिर अब क्या मांगना है वो। अरे भाई तुमने जब चौथ मांगी तो हमने मना करा था क्या? हम तो रोए थे तुम्हारे सामने कि हमारे पास में है नहीं, फसल खत्म हो गई हमारी, पर आप तो लूटपाट करने के लिए आते थे। जब हमने लूट दे दी है तो अब क्यों दें, क्यों हेल्प करें तुम्हारी, मरो मर रहे हो तो। तटस्थ लोग देखना, जिसने किसी का साथ नहीं दिया, कितनी बड़ी संख्या थी जिन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। पहले राजपूत देंगे क्या साथ, नहीं दिया। मेरे को एक बात बता, सिख देंगे क्या साथ, नहीं दिया, सिखों ने नहीं दिया। और देखो बुंदेला शासक जिसके लिए लड़े थे ये, बुंदेलाओं ने दिया क्या, नहीं दिया। चौथा मल्हारराव होलकर, मल्हारराव होलकर जो खुद मराठा था, बाजीराव के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर लड़ा था, उसने भी साथ देने की मना कर दिया। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि उसका जाति के नाम पे अपमान करा था, उसको निम्न कुल का बताया था। पेशवा कौन है, ब्राह्मण है, चित्पावन कुल के ब्राह्मण है। हाँ सूरजमल, हाँ वो भी तटस्थ हो गया ना, सूरजमल नहीं लिखा क्या अपन ने, मल्हारराव होलकर सूरजमल, ये सब तटस्थ हैं। ये लोग सबका अपना अपना कारण है, इनको लूटा है, इनको जगह नहीं दी जहां चाहिए थी। बुंदेलाओं के साथ में वही व्यवहार करा। मल्हारराव होलकर को अपने जो आपके साथ में लड़ा है उसको आप निम्न जाति का बता रहे हो, कैसे सहन करता। सूरजमल जाट जिसका कहना ही नहीं मान रहे हो, इतनी अच्छी सलाह दे रहा है। अरे यार मैं तुम लोगों को इतनी सलाहें देता हूँ, बेटा आया करो, ये वाला काम करा करो, ऐसे नहीं रहना, मेरे बिना पूछे कुछ काम मत करो, मैं तुमको अच्छी सलाह देता हूँ, फिर भी अगर तुम उल्टे सीधे काम करोगे अगली बार दूंगा क्या, सलाह दूंगा। यहां तक समझ में आया? ये सब क्या हो गए, तटस्थ हो गए। तटस्थ मतलब ना तेरी तरफ ना इसकी तरफ, बीच में, हमको लेना देना ही नहीं है, आप आपकी जानो। बेटा यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक चीजें समझ में आ गई ना? मराठों के पास में कुछ खाना रहेगा क्या, नहीं रहेगा। मराठों ने जो सैनिक जो घोड़े लेके आए थे लड़ने के लिए, उन घोड़ों को मार के खाया है। स्थिति इतनी गंभीर बन गई, फंस गए हैं, नीचे नहीं जा सकते हैं, नीचे नहीं जा सकते हैं, अफगानी ऊपर नहीं आ सकते हैं, टकराएंगे तो सही, टक्कर तय है। जहां पे इनका साम्राज्य नहीं है नीचे पर नीचे बैठे हुए हैं, इनका साम्राज्य नहीं है ऊपर पर ऊपर बैठे हुए हैं, हेल्प किसी को नहीं मिल रही है, इसको फिर भी मिल रही है क्योंकि वहां आपको ने शुजाउत दौला है, इनके पास में ऐसा कोई भी नहीं है। इतने भूखे हैं क्या, आपको मैं बताता हूं। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, हुमायूं के मकबरे में अभी जाओगे तो चांदी की चादर नजर नहीं आएगी, और पहले चांदी की चादर चढ़ा रखी थी उसके ऊपर, उसके पूरे गुंबद पे। मराठों ने उस चादर को निकाल के बेच के फिर अनाज मंगवाया, फिर भी काम नहीं चला। तो क्या बोल रहा हूं मैं, अपने घोड़ों को जो युद्ध के लिए लेके आए थे उनको क्या करा, मार के खाया। फिर एक दिन तय करा, फिर एक दिन तय हुआ कि युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। पहले समझौते की बात हुई, नजीब-उद-दौला ने मना करा। ये आया था समझौते के लिए अहमद शाह अब्दाली, जैसा कि मैंने पहले बताया। अहमद शाह अब्दाली दिल्ली में खड़े होकर बोल रहा है कि ये लाइन खींच दे, इसके दक्षिण का सारा भाग तेरा, उत्तर का सारा भाग मेरा। और सदाशिव भाव माने क्या, नहीं माने, बोले युद्ध लड़ लेना आके। युद्ध की पूरी स्थितियां बन गई, फिर अपने आप मुहूर्त निकालते हैं। अच्छा एक और चीज भी है, आप कभी महाराष्ट्र में गए हो, नहीं गए हो? देखा है मराठी लोगों को धोती जैसी चीजें पहनते हैं, खुले, थोड़े ज्यादा ठंड की चीजें नहीं पहनते, वो अपना बदन इतना ढका हुआ नहीं रखते। और जो उत्तर भारत के लोग हैं वो कैसा रखते हैं? उत्तर भारत में ठंड पड़ती है, हिमालय के इधर कितनी भयंकर ठंड पड़ती। दिल्ली की सर्दी नाम सुना है कि दिल्ली जब सर्दी पड़ेगी तो न्यूज में आएगा कि ठंड से इतने लोग मर गए। दिल्ली में आता है हमेशा, महाराष्ट्र में कभी आया नहीं आया, इतनी ठंडी नहीं पड़ती है। अब वहां पे दिल्ली में क्या कर रहे हैं, धोती पहन के जा रहे हैं लड़ने के लिए, ठंड पड़ रही है, काम चलेगा क्या?
बहुत समस्या है, मराठे समझ नहीं पाए व्यवस्थाओं को। क्या आपको बोलना चाहिए था पहले, औरतें ने, बीवी ने, बच्चे, उनका खाना बनाओ कि सैनिकों का बनाओ? क्या करो, बच्चे रो रहे हैं इधर, ये सैनिक तैयारी कर रहा है युद्ध की। तो इन्होंने एक दिन निकाला, वो दिन था सकरात का युद्ध, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को तय करा, युद्ध होना है, पूरी ताकत से लड़ेंगे मराठे, अफगान सेना भी तैयार है। दोनों के बीच मकर संक्रांति को भयंकर युद्ध हुआ। यही दिन पानीपत का युद्ध जिसको अपन पढ़ रहे हैं, वो किस दिन हुआ? तो मकर संक्रांति के दिन हुआ। उसकी शायद डेट जो है वो 14 तारीख रही होगी, 14 जून, ज्यादातर इस डेट के आसपास में आता है ना, 14 जनवरी, सॉरी 14 जनवरी को। जून का ठंड के दिन चल रहे हैं ना। कितनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, देखा होगा ना। 14 जनवरी हमारे इधर इतनी ज्यादा पड़ती है, तो उत्तर भारत में कैसी पड़ रही होगी? फिर तुम धोती में घूम रहे हो, आपका पहनावा है वो प्रमाहा नहीं चलता। और अफगान तो पहले ठंड में रहते हैं, उनकी आदत है, वो पूरे ढके ढके घूम रहे हैं। आपके घोड़े भी ठंड से मर रहे हैं, फिर उनको ही मार के खा रहे हो। आपके पास में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अलग अलग रणनीतियां बनाई दोनों ने। कैसे रणनीति बनाई है, यहां तक आ गया ना समझ में? रणनीति कुछ ऐसी बनी कि इसने अपना चक्रव्यूह तो ऐसा बनाया। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। क्या आएंगे और आके घेरेंगे, जबकि मराठों का व्यू कुछ ऐसा था। नमस्ते बेटा।